प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। यदि आप वाकई में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आज से ही आप लोग जुट जाइए। कंपटीशन अब की बार जो है काफ़ी हद तक ज़्यादा होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। साथ में जो भी प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनको आप कॉपी पर नोट करते हुए जरूर चलेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे से देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं तो ये गारंटी है कि यहाँ से आपके 2 प्रश्न जरूर आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर है 126 नंबर। प्रश्न कहता है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष से संबंधित है, अर्थात बंगाल विभाजन कब हुआ था। वर्ष 1902 में, वर्ष 1905 में, वर्ष 1915 में या वर्ष 1908 में। तो बंगाल विभाजन एक काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है, एक कक्षा 8 की इतिहास में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये बच्चों हुआ था 1905 में। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और उस समय तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, या बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, जिनके टाइम में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत में देसी राजाओं को अपने अधीन करने हेतु सहायक संधि योजना किसने बनाई। विलियम बेंटिंग, इरविन, वेलेजली या कैनिंग। तो सहायक संधि योजना जो है ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा चलाई गई थी। इसका थर्ड ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा हड़प नीति या विलय नीति। हड़प नीति या विलय नीति को जो है लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोनों क्वेश्चन को आप एक साथ लिख लीजिए। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली और हड़प नीति या इसको विलय नीति भी कहा जाता है, ये लॉर्ड डलहौजी ने चालू की थी। 128 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लागू की। विलियम बेंटिंग, इरविन, नॉर्थब्रुक या कैनिंग। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा विलियम बेंटिंग ने जो है सती प्रथा पर रोक लगाई थी। इसके लिए इन्होंने जो है 1829 में एक अधिनियम पारित किया जिसके तहत सती प्रथा को कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया था। और इसमें एक भारतीय समाज सुधारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो ये पूरा आप वाक्य इसी प्रकार से लिख लीजिए, याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 129 है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की। विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सत्यार्थ प्रकाश ये बच्चों पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पुस्तक है बच्चों दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इनको जरूर ध्यान रखेंगे। और इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ब्रह्म समाज आता है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो ध्यान रखेंगे। और स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इन सभी जो समाज सुधारक उनके किए गए कार्य हैं, संगठन है, उनको आप एक पन्ने पर लिख लीजिए। अच्छा 8 किताब में आपको विस्तार से मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारत छोड़ो आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष प्रारंभ हुआ। 1930, 1948, 1942 या 1944। तो 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और इसी में जो है महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो का नारा भी दिया था इसी आंदोलन के चलते हुए। 131 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। लॉर्ड क्लाइव, वार्न हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग या माउंटबेटन। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर बच्चों था विलियम बेंटिंग। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट या फिर ज्योतिबा फूले। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है गुलामगिरी। तो ये भी इनकी पुस्तक काफ़ी चर्चित है और पूछी भी जाती है। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फूले और सत्य शोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फूले ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 133 है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था।
तो बच्चों सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम जो थे उन्होंने सहायक संधि स्वीकार की थी। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न है, 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था? तो 1942 में कौन सा मिशन आया था? राइट आंसर बच्चों है इसका क्रिप्स मिशन। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आप ध्यान रखेंगे 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। साइमन कमीशन की बात करें तो 1928 में साइमन कमीशन आता है। और वेवल मिशन की बात करेंगे तो वेवल मिशन आपका आता है 1945 में। ठीक, वेवल मिशन 1945 में। तो ये सारे जो है डेट्स आप लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, गदर पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? लाला हरदयाल, अरविंद घोष, भगवान सिंह, प्रफुल्ल चाकी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी का गठन किया गया था। 136 नंबर, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं? तो महात्मा गांधी जो हैं वो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड रिपन? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, किस गवर्नर जनरल ने भारत के राज्यों को हड़पने हेतु विलय नीति अपनाई थी? तो विलय नीति हमने आपको पहले बताया, लॉर्ड डलहौजी ने जो है विलय नीति अपनाई थी। पहला ऑप्शन सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 139, शाह बेखबर, शाह बेखबर किस मुगल कालीन शासक का उपनाम था? तो ये बच्चों नाम था बहादुर शाह प्रथम का। इसका सेकंड ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। तो बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 140 है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डफलिन या फिर लॉर्ड क्लाइव? तो फोर्थ ऑप्शन बच्चों सही है, लॉर्ड क्लाइव ने जो है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। अगर ये पूछा जाए कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स एक जो है गवर्नर जनरल थे जिन्होंने दोहरी शासन व्यवस्था को ख़त्म किया था। तो ध्यान रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स हैं यहाँ पे जिन्होंने इस दोहरी व्यवस्था को ख़त्म किया था। क्वेश्चन नंबर 141 है, यदि भारत के मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती तो भारत की जलवायु कैसी होती? तो भारत की अगर जलवायु की बात करें तो उष्ण शुष्क हो जाती, अर्थात काफ़ी गर्मी होती, क्योंकि भूमध्य रेखा के जो आसपास के क्षेत्र हैं काफ़ी जो है गर्म क्षेत्र होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है? तो आप सभी को पता होगा 21% ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में पाई जाती है। इसके अलावा 78% जो है वो नाइट्रोजन होती है और शेष जो है अन्य गैसें पाई जाती हैं। इसके अलावा 0.03% ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट कितना है? तो 0.03%। 143 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब घटता है, समान रहता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा घटता है, क्योंकि वायुमंडल में जब आप ऊपर जाएंगे तो जो वायु है या वायु का जो घनत्व है वो कम हो जाता है, यानी ऊपर हल्की गैसें हैं, बहुत कम मात्रा में वायु पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर वायु का दाब जो है वो कम हो जाता है, घट जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है? तो महासागरीय जल का उठना और गिरना ये ज्वारभाटा कहलाता है। थर्ड ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो सूर्य की हानिकारक किरणें कौन सी हैं? तो यूवी किरणें कहा जाता है इनको हम अल्ट्रा वायलेट किरणें भी कहते हैं। हिंदी की बात करें तो परावैंगनी किरणें। तो परावैंगनी किरणों से हमें कौन बचाता है? ओजोन परत बचाती है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें वापस आती हैं? तो रेडियो तरंगें बच्चों वापस आती हैं आयन मंडल से। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव वायुमंडल के किस भाग पर पड़ रहा है? तो क्षोभ मंडल पर। पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
148 नंबर क्वेश्चन है, आंधी, तूफान, बिजली का चमकना, बादलों का गरजना आदि घटनाएं घटित होती हैं। तो बच्चों सभी मौसमी घटनाएं जो हैं वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, और यहाँ पर क्षोभ मंडल का ऑप्शन जो है कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्षोभ मंडल को ही परिवर्तन मंडल कहा जाता है। इसमें चौथा ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा परिवर्तन मंडल। तो क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं, और यही आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत बच्चों पाई जाती है समताप मंडल में। फोर्थ ऑप्शन सही है इसमें। 150 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह बच्चों क्षोभ मंडल होती है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 151 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में शायद पढ़ाया गया था, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 152, पंचशील का सिद्धांत संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से, राजीव गांधी से, भीमराव अम्बेडकर से या APJ अब्दुल कलाम से? तो पंचशील का सिद्धांत बच्चों संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से, और इन्हीं पंचशील सिद्धांतों के माध्यम से भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था। 153 नंबर प्रश्न है, अमेलित को छाटिए अर्थात कौन सा इन तीनों में से अलग है? तो FAO, यूनेस्को, WHO या सार्क? तो बच्चों जो सार्क है ये अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि FAO, यूनेस्को, WHO ये तीनों जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग हैं, और सार्क जो है ये अलग आपका है, ये दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। तो ये जो है सार्क अलग हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 154 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, फ्रांस या भूटान? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है बच्चों न्यूयॉर्क में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, सार्क यानी दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, दक्षेस की स्थापना हुई थी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 156 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय बच्चों जिनेवा में है। इसका पहला ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बच्चों है द हेग, नीदरलैंड में। फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इन सभी मुख्यालयों को आप जो है लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। 158 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन सा है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो बच्चों इटली हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बच्चों सही जवाब है। इसके अलावा चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका ये जो है सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है? तो ये बच्चों करती है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बच्चों वाशिंगटन DC में है। इसका थर्ड ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। तो ये बच्चों रहे 35 प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित थे, और प्रैक्टिस नंबर 2 था। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी हद तक जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके सभी प्रश्न लगभग कंप्लीट होते हैं। तो आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में लिख लीजिए, ताकि परीक्षा के टाइम में आसानी से जो है आप इनको रिवाइज कर सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।